वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने फिर से जून महीने के आखिरी के करंट अफेयर्स को, वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के आई हूँ, जिसमें जून महीने में लास्ट में जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकते हैं, उसको आपने पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि ये आपके आने वाले सीएपीएफ एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सीएपीएफ एग्जाम जो है उसमें आप जून के करंट अफेयर कवर अप करके जाओगे। 30 जून तक के तो किसी भी हालत में आपको कवर अप करने ही करनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिन है वो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब कि जो ड्रग एब्यूज किया जाता है उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या क्या मुहिम जो है वो चल रही है, उसके लिए है, तो ये डे याद रखिएगा। उसके बाद है अगला वर्ल्ड एमएसएमई डे। एमएसएमई डे का मतलब होता है जो हमारी एमएसएमई कंपनियां हैं उनके लिए। एमएसएमई कंपनियों का अर्थ क्या होता है? इसे हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये जो है भारत में 27 जून को, मतलब भारत क्या पूरे वर्ल्ड में ही 27 जून को मनाया जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया। भारत में मनाया गया है तो उसके लिए बनाया गया है फ्यूचर फॉर एमएसएमई फॉर इंडिया, राइट। ताकि आगे आने वाले समय के लिए वैश्विक निकाय और नेटवर्क को यहाँ पर और ज्यादा बेटर बनाने जाए। ठीक है भाई, एमएसएमई आपको समझ में आ गया। ये जो है जितना भी एमएसएमई के हमारे जो भी उद्योग चलते हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, दो प्रकार से बांटे जाते हैं। एक तो होता है विनिर्माण उद्योग, एक होगा विनिर्माण उद्योग और दूसरा होगा सेवा उद्योग। विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जो भी कच्चा माल होता है उसके निर्माण या उसके उत्पादन में जो लागत होती है वो उद्योग, और सेवा होती है जो आपको सेवा प्रदान करते हैं एमएसएमई। तो एमएसएमई में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये देश के जीडीपी में अब करीब करीब 30% का योगदान हमें दे रही है। वहीं अगर मैं निर्यात की बात करूं, भारत को जो हम विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं उसमें भी इनका बेहद जो है इंपॉर्टेंट रोल के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसलिए आपको एमएसएमई के बारे में याद रखना है। एमएसएमई के ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल बनता है तो एमएसएमई की डेफिनेशन याद रखिएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स दिवस का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी दिवस। तो स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को भारतवर्ष में। क्यों मनाया जाता है इसके पीछे भी एक रीजन है। इस दिन, ये दिन जो है किसको समर्पित किया गया है? ये दिन समर्पित किया गया है पीसी महालनोबिस को, जिनको सांख्यिकी विद या फिर स्टैटिस्टिक्स मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस दिन जो है 29 जून 2023 को हमारी जो सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन है उसमें एक प्रोफेसर थे, उनके जितना भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है भाई, ये जो है दिल्ली में ही पूरा इसका आयोजन किया गया था, जिसका जो इस बार की विषय या फिर थीम जो था वो था सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचे के साथ राज्य सांकेतिक ढांचे का संरेखण करना। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पीसी महालनोबिस थे कौन। ये कौन थे? प्रोफेसर। इनका जन्म 29 जून को हुआ था कलकत्ता में, और इन्होंने ही महालनोबिस दूरी और जो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो इन्होंने ही पूरा बनाया था। और साथ ही साथ जो आप लोग जानते हैं योजना कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ये उसके भी सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। और साथ ही साथ इन्होंने 1950 में भारत के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे हिंदी में कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी कलकत्ता। और फिर उसके बाद इस संस्थान को भारतीय संसद द्वारा एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी माना गया। और इन्होंने विज्ञान में योगदान, देश की सेवा में योगदान, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इनके बारे में ये सारी चीजें याद रखनी है। और इनका बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में, 5 ईयर प्लान में। 5 सालों के जो प्लान बनते हैं उसमें तो सेकंड नंबर का प्लान था जो कि
1956 से 61 तक आया था। इस प्लान को नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूरे प्लान में बहुत बड़ा योगदान था महालनोबिस, जिसमें उन्होंने औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने की बात की। तो इस प्रकार से ये सब आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, इस पूरे को लिख लेना अपना, क्योंकि इसमें से जो जो भी सवाल बन सकते हैं सीधा सीधा इसको आप लिख लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, अभी जो है इम्पोर्टेंट एक स्कीम तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अभी इसको यहाँ पर मंजूरी मिली। तो स्कीम का नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है पूरे तरीके से, और पूरी तरीके से लागू हो गया। तो ये है किस लिए, मैं आपको बता दूं, जो हम लोग यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं उसको कम करने के लिए कृषि में जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी इसलिए ये चर्चा में है, इसकी पूरी योजना बना दी गई है। प्रणाम स्कीम को आप याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म, प्रणाम के फुल फॉर्म याद करनी है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, मतलब कि धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्य कर। इसमें रासायनिक उर्वरकों पर जो सब्सिडी का बोझ है उसको कम करने की कोशिश की गई है, और इसमें कोई अलग बजट नहीं दिया जाएगा। जो पैसा इसमें से बचता है उसी को आगे जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए, और जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनकी जगह पे वैकल्पिक उर्वरक, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। और इसी में जो जैविक खेती होती है उसकी मार्केटिंग भी की जाएगी, ताकि सीधा फायदा किसको मिल सके, हमारे किसानों को। ठीक है, इसके लिए बोला है सरकार ने कि अगले आने वाले सालों में 3 सालों में 3,70,000 रुपए का जो है खर्चा किया जाने वाला है। ठीक है भाई, इसी पूरी स्कीम को लेकर के जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने ये बोला कि जो राज्य रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करेंगे उनसे उनको केंद्र सरकार की तरफ से और ज्यादा सहायता जो है वो दी जाएगी। तो बेसिक बात ये है, इस पूरे के लिए जो है जितना भी पैसा दिया गया है आगे आने वाले 3 सालों के लिए, यहाँ पर जैविक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको पूरा प्रमोट करने का किया जा रहा है। तो अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और इसको लागू कर दिया गया है, इसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया। क्लियर हुआ भाई सबको? तो ये पीएम प्रणाम स्कीम आपके लिए बहुत जरूरी है, ये इस बार के बजट में अनाउंस की गई थी, लेकिन अब इसको मंजूरी मिली है, अभी ये चल रही है, न्यूज में है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी है, क्या इसका न्यूज में चल रहा है। पूरी स्टोरी अपने को एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्टोरी एकदम पूरी पता होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी जब तक नहीं पता है कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें स्टोरी पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारी अगली एक और इम्पोर्टेंट आती है, जिसमें लैब ग्रोन मीट की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को ये बोला जा रहा है, मतलब अभी हमारे इंडिया में तो नहीं आया है ये, सिंगापुर ने इसको परमिशन दे दी है, यूएस से भी इसको परमिशन दे रहा है कि जो मीट होगा ना वो आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाएगा। इसे हम कहते हैं लैब ग्रोन मीट, लैब में बनाने वाला, कोशिका संवर्धित चिकन की मदद से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेल कल्टीवेटेड चिकन। मतलब क्या होता है इसका, अभी क्या होता है, जो अभी आप जो हम बनाते हैं पूरा इस तरीके से जो है हमारे एनिमल से ही कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उसको आगे रेप्लिकेट करा जाता है और फिर इसको आगे ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, जो जानवरों की पृथक कोशिकाएं होती हैं उनका उपयोग करके प्रयोगशाला जो लैब्स होती हैं वहां पर उसको विकसित करा जाएगा। आप कह सकते हो कि लैब में बनाने के लिए रहेगा। इसका फायदा क्या होने वाला है कि भाई जो हमारी जलवायु में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पशु कल्याण को हम यहाँ पे रख सकते हैं, और खाद्य सुरक्षा और पोषण के ऊपर बेहद ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा जो है हर एक की डिमांड को पूरी करना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड प्रोडक्शन को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी काफी सारी आती है। क्योंकि अब जो जो पारंपरिक मीट हम जो है ट्रेडिशनल मीट जो लोग खाते हैं, ठीक है, वो तो स्वाद, बनावट और रूप उसकी जो है उस हिसाब से चलती है। अब आपके सामने कोशिका संवर्धित मीट होगा, कृत्रिम होगा, कई लोग उसको कृत्रिम या अप्राकृतिक मानेंगे, तो हो सकता है कि उपभोक्ता जो है कस्टमर्स वो उसको कंज्यूम भी उतना ना करें, चैलेंज है। इसकी लागत ज्यादा है, ठीक है, इसका जो पूरा एक प्रोसेस है वो काफी जटिल है, संसाधन गहन प्रक्रिया है, और साथ ही साथ उपयोगिता और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं भी यहाँ पर ज्यादा है। संसाधन भी देखना है, पर्यावरण संबंधी कुछ चिंताएं भी बन सकती है, पेटेंट के मुद्दे भी आ सकते हैं। तो ये अभी इसलिए टॉपिक न्यूज में चल रहा है, यूएसए ने इसको पूरा स्टार्ट किया है, लेकिन ऑलरेडी इसको सिंगापुर लॉन्च कर चुका है। तो ये वाला जो मीट है इसकी दो
कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनीज हैं, गुड मीट एंड अपसाइड फूड, इनको यूएस गवर्नमेंट का तो अप्रूवल मिल गया है कि इसको पूरा किया जा सकता है। सिंगापुर ने जो है अपने यहाँ पे पहले ऑलरेडी इसको कर चुका है, पहली बार सिंगापुर में ही किया गया। इसके फायदे कहे गए हैं काफी सारे। बाकी अभी लैब ग्रोन मीट में क्या इंप्रूवमेंट होती है, क्या इसका फायदा रहेगा, वो धीरे धीरे में पता चलेगा। अभी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कहना है कि अगर ये आगे उपयोग में आता है तो जितना भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो काफी हद तक कम, पूरी तरीके से कम नहीं हो सकता, काफी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही पूरा कम हो जाएगा, पूरा कम तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये है कि इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। एनिमल्स किलिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, एनिमल को किल करने से बचाया जा सकता है। और इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें भाई लेस फैट हो, फैट कम होगा तो थोड़ा सा होता है ना कि फैट कम रहेगा तो वो ज्यादा बेटर बेनिफिशियल देता है। तो ये है। बाकी देखो कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसके रिसोर्सेस कितने हेल्पफुल होते हैं या क्या सिचुएशन रहती है, तो वो अभी डिपेंड करता है आगे आने वाले समय में कि इसमें और क्या चेंजेस अभी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए जो मैं बात बताऊं पूरी आपको, उसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा अभी के। बाकी देखो आगे जो भी न्यूज होगी इससे जुड़ी हुई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो मैं आपको अपने आर्टिकल्स में बताती रहूँ। बाकी आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप सभी लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि आप लोग अगर बहुत ही सीरियस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग, एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल है जिसमें मैं ही पढ़ाती हूँ, ओनली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप पढ़ सकते हैं। ये ओनली करंट अफेयर्स का चैनल है जिसमें मैं आपको डेली 1 बजे जो है वीडियो अपलोड करती हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उन न्यूज़पेपर से सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं इकट्ठा करके आपके सामने यहाँ पर इसमें पूरा लेके आती हूँ। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, आप सब लोग अगर अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करो। फिर ये कंप्लीट होने के बाद जो हफ्ते के बाद मैं आपको वीकली करंट अफेयर देती हूँ आप उसको फॉलो करो। ये पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद आप हमारा जो है मंथली करंट अफेयर में पूरा रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर एक एक चीज पूरी हो जाएगी और आपका डेली वीकली मंथली के साथ आपके करंट अफेयर की जो तैयारी है वो पूरे तरीके से 100% फुल हो जाएगी, इसमें आपका कुछ भी रहेगा नहीं। समझ रहे हो? इस तरीके से ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, अगर आप चाहे तो अपनी पढ़ाई को ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप वीडियोस जो है ये पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे लैब ग्रोन मीट वाला आर्टिकल सबको क्लियर हो गया है आई थिंक, तो ये तो आपको पूरा दिमाग में रखना ही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस में। देखो अब जो हमारा अगले आगे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में ये वाला जो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल मोदी जी यहाँ पे विजिट में थे, साथ ही साथ मोदी जी को यहाँ पर इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये जो है वो अभी दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस। इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस में ये नहीं कहूंगी कि आप इग्नोर करके चले जाएंगे, नो, आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, अभी बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि जून 2023 में मीटिंग हुई है इजिप्ट की गवर्नमेंट में, हमारी एक इंडिया यूनिट के नाम से भी स्थापना की, डिफेंस का ट्रेड बढ़ रहा है और स्विस कैनाल जो कि इजिप्ट की लाइफलाइन कहा जाता है उस एरिया में भी काफी ज्यादा पहुंचने की जरूरत सोची जाती है। मेड बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड करके नाम हो जाए। साथ ही साथ G20 में इजिप्ट जो है वो मेंबर नहीं, बट फिर भी इंडिया ने इजिप्ट को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। इससे क्या होगा, जो वहां की अरब कंट्री है, मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहां पर हमारा जो एक दबदबा है वो बढ़ने में बहुत मदद है। साथ ही साथ अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को, ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ मोदी जी अभी वहां जब गए हैं तो पिरामिड्स ऑफ गीजा, सबको पता है ना पिरामिड्स ऑफ गीजा, वहां पे विजिट करके आए। एक बहुत पुराना मॉस्क है, मस्जिद, वहां पे विजिट करके आए।
तो काफी सारी जगह पे विजिट करके आना। जैसे मॉस्क का नाम आपको मैं बता दूं कौन सा है, अल हकीम मॉस्क, जो कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने बनाया। ऐसे ही वहां पर एक ये जगह विजिट करके आए। दूसरा पिरामिड्स ऑफ गीजा, तो ये वाली जगह जो है वो न्यूज में आ गई है। अल हकीम मॉस्क किसने बनवाया, कौन सी कम्युनिटी के लिए है, पिरामिड्स ऑफ गीजा कैसे बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, कौन सी सिटी में बना हुआ है। साथ ही साथ एक और जगह पे विजिट करके आए थे, हीलियोपोलिस वॉर मेमोरियल, जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स, करीब 3800 इंडियन सोल्जर्स की जाने गई थी इजिप्ट में बैटल लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीजें एग्जाम में सीधा सीधा बनती है। कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है उसका नाम जगह का, इसमें क्या इसका इजिप्ट के लिए इंपॉर्टेंस है, तो ये सब सवाल खूब बनते हैं। आप सब लोगों ने अभी अपकमिंग जो आपका मेंस का एग्जाम आ रहा है, जो कि आपका यूपी पीसीएस का आ रहा है या यूपीएससी का आ रहा है, आप सभी लोग इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस को कंप्लीट पढ़ के जाएंगे। ठीक है भाई। और प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ोगे, इन सारी जगह के बारे में। अभी प्लेसेस जो है ये वाली सारी पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा कि इजिप्ट के साथ ये जो जगह है इसमें क्या इनकी पिछली इंपॉर्टेंस रही है। मेंस में तो आपके पास लिखने के लिए काफी सारा कंटेंट हो जाए, लेकिन ट्रेड कितना है हमारा उनके साथ, ये सब जो चीजें होती है ये सब। अच्छा एक और बात बता दूं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस कैसा भी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ऑर्डर ऑफ द नाइल का जो ये अवार्ड है, ये ऑर्डर ऑफ द नाइल पहली बार कब दिया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहली बार ये अवार्ड जो है इजिप्ट में 1915 में दिया गया। किसको दिया था, ये वहां के वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया। ठीक है। G20 याद हो जाएगा, अल हकीम याद हो जाएगा, और ये हीलियोपोलिस वॉर मेमोरियल याद करना है। और जो भी डिस्कशन हुई है, अभी एमओयूज काफी सारे साइन हुए हैं, जो कि धीरे धीरे बात पता चलेगी। अगर मैं पुराने रिलेशंस की बात करूं, तो इंडिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। अशोका के टाइम पीरियड से ये चीज चलती आ रही है। उसके बाद आज के समय में जैसे महात्मा गांधी का जो है ब्रिटिश से, हाँ मतलब हटाने के लिए जो रूल पूरा चलता आ रहा है, ऐसे ही इजिप्ट के भी एक रिवॉल्यूशनरी है साद गोगुजल, वो भी इस तरीके से बढ़े थे आगे। साथ ही साथ इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इन सब ने मिल करके नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है एनएएम मूवमेंट की भी शुरुआत करी है। ठीक है। साथ ही साथ डिफेंस में हम लोगों ने इस बार इंडियन एयरफोर्स ने और इजिप्ट के एयरफोर्स ने फ्रेंच राफेल फाइटर जेट को एक साथ फ्लाई किया था। हम दोनों मिलकर के, इंडिया और इजिप्ट जो है, वो एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है, एक्सरसाइज कौन सी है, साइक्लोन 1। ये इसी बार जनवरी 2023 में राजस्थान में जैसलमेर में की गई थी। ठीक है, साइक्लोन 1 के नाम से याद रखिएगा इसको। और साथ ही साथ भारत के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके नाम पर मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, कियारो, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, 1992 में वहां पर भी स्थापना की गई है। तो ये सब मैं बातें आपको बता रही हूँ, जिससे आप इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि अब आज के समय में इंडिया और इजिप्ट का पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, एग्जाम में क्या बन सकता है, मेंस के लिए मैं बता दूं, आपके आने वाले मेंस के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू गुड इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। ऐसे कौन से चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर देखने को अपने को मिले हैं, किन किन वजह से। तो आप इसमें हिस्ट्री बताते बताते पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन करोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ जो है यहाँ पर पिक्चर है। तो इजिप्ट, मिस्र इसको हिंदी में कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है ये। कैपिटल इसकी कियारो है, इजिप्शियन पाउंड वहां पर चलता है। और इसके आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो आप लोगों को पढ़ के जाने पड़ेगी। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है फतेह अब्दुल फतेह अल सीसी, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मुस्तफा मैदबूली। ठीक है भाई, हो जाएगा सबको लर्न। इजिप्ट के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। नाइल नदी यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लो करती है, और सहारा डेजर्ट का काफी हद तक एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत पढ़ लिया इंडिया इजिप्ट के बारे में, बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ।
वो है नंदी पोर्टल। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने एक पोर्टल को यहाँ पर जो है स्टार्ट किया है जिसका नाम है नंदी पोर्टल। इसमें क्या होगा, ये एनओसी आपको प्रोवाइड करेगा किसके लिए, हमारे जितने भी पशु हैं उनके, पशुओं के लिए एक स्थापना की गई है उनके ड्रग्स के लिए और वैक्सीन के लिए नंदी पोर्टल, जहां पर आपको एनओसी सर्टिफिकेट मिलना, जो भी डिमांड्स है यहाँ पर वैक्सीनेशन की, फटाफट से वैक्सीनेशन का प्रोसेस अप्रूव हो जाए, उसके लिए इस पूरे के एक सिस्टम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। पूरी एक्सपर्ट कमेटी बैठ के इसको रिव्यू करती है और एनओसी यहाँ पे जनरेट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग आगे आने वाले किसी भी समस्या के लिए तैयार रहें। वैसे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, पर आगे आने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहे, उसी के लिए इस पूरे को स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला यहाँ पर हेमिस मॉनेस्ट्री फेस्टिवल लद्दाख में। हेमिस नाम सुन करके मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हेमिस नेशनल पार्क भी है, तो इंडिया का काफी मतलब आप उनको स्नो लेपर्ड नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो हेमिस मॉनेस्ट्री फेस्टिवल जो है, जिसे हेमिस टिशू फेस्टिवल कहा जाता है, जो कि पद्म संभवा, गुरु पद्म संभवा को डेडिकेटेड फेस्टिवल है, वो शुरू कर दिया गया है। ये पूछा जा सकता है, जो कि बुद्धिज्म के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। लेह लद्दाख में इसको शुरू कर दिया गया है, जहां पर एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं छाम डांस। छाऊ नहीं है, छाम है। ठीक है, आप में से कोई बताएगा कि छाऊ डांस कहाँ पे होता है? जैसे मैंने छाम बता दिया आपको, ऐसे ही छाऊ डांस भी काफी पॉपुलर है। तो ये डांस कौन से स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, इसको भी जरूर बताएं। तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी लद्दाख जो है आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2019 में 30 अक्टूबर को किया गया है। और अभी वहां के जो एलजी हैं वो है बीडी मिश्रा। और लद्दाख में खूब फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि लोसार फेस्टिवल, टकटोक फेस्टिवल, काफी सारे हैं। तो उसमें से एक जिसकी अभी हाल फिलहाल में शुरुआत हुई है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसको डेडिकेटेड है, कौन से गुरु? तो गुरु का नाम पद्म संभवा, याद रखिए। अगला आर्टिकल अभी जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर जीवंतता सूचकांक, जहां पर रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो उसकी एक लिस्ट निकाली गई है। अब हमसे क्या सवाल किया जाएगा कि ये लिस्ट रिलीज कौन करता है? रिलीज करने वाली का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इन्होंने टोटल वर्ल्ड में 173 सिटीज जो है उसका यहाँ पे इंडेक्स किया है, जिसमें टॉप करने वाली कौन सी है? वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। डेनमार्क कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी, कनाडा के वैंकूवर, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिच, कनाडा का कैलगरी, स्विट्जरलैंड का जेनेवा, कनाडा का टोरंटो, जापान की ओसाका एंड न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। तो ये इनका रिलीज किया गया। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की कोई पोजीशन आई है इसमें, तो बिल्कुल आई है। इंडिया की इसमें एक जो है, दो सिटीज आई हैं। एक तो हमारी नई दिल्ली और दूसरी आई है मुंबई। दिल्ली की पोजीशन 141 है, मुंबई की सॉरी मुंबई नहीं है, चेन्नई है। मुंबई नहीं है, चेन्नई आई है। चेन्नई की पोजीशन है 144, अहमदाबाद की 147 और 148 नंबर पे बैंगलोर है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा नुकसान किन सिटीज का हुआ है यहाँ पे, तो भाई लास्ट की सिटीज आई है वो आई है की यूक्रेन वाली, ठीक है, पाकिस्तान की कराची, नाइजीरिया के लागोस, तो बांग्लादेश की ढाका, जिम्बाब्वे की हरारे, ये काफी लास्ट में रहेगी। तो आपको टॉप, बॉटम और अपने इंडिया की क्या राय है, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो अपने को ये सब पता होना चाहिए कि इंडिया की उसमें क्या क्या रैंक्स जो है वो देखने को मिल रहा है। हो जाएगा ये वाला आर्टिकल भी लर्न सब लोगों को। अब आता है भाई, अभी हाल फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए है चाहे मेंस के लिए है, बहुत जरूरी रहेगा जून का ये वाला करंट अफेयर, कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग्स थी। तो वो मैंने पूरी इसमें लिस्ट दे दी है। अगर आपको इसकी पूरी की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स करिए। अगर बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो ये पीडीएफ आपको दी जाएगी। कमेंट्स करिए इसके ऊपर बहुत सारे, ठीक है, कि अगर आपको इस पूरे की पीडीएफ चाहिए तो देखिए भाई, यूपी में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे कि अमहोरा ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट, कल्पी हैंडमेड पेपर, महोबा गौरा पत्थर, मेनपुरी तरकाशी, सांबल हॉर्नक्राफ्ट। इन सबको यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 आइटम्स को
GI टैग, भौगोलिक संकेतक टैग्स जो है वो दिए। और ये भौगोलिक संकेतक टैग्स मिनिस्ट्री जो है हमारी देती है। कौन सी मिनिस्ट्री? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। तो हमसे ये अब पूरा यूपी का GI टैग पे सवाल किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अमरोहा जो ढोलक है इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए, है ना। इस तरीके से जितने भी ये होंगे ना आपको पढ़ के जाने। अमरोहा जो है एक नॉर्थ वेस्ट यूपी में मुरादाबाद के पास वहां से जो है पड़ता है। इसका अमरोहा का नाम आम, मैंगो जो है वहां से इसका ये नाम पड़ा है, तो अमरोहा के ढोलकों को ये दिया गया है। ऐसे ही बागपत का जो इलाका है वहां के लिए होम फर्निशिंग्स, जो डेकोर होता है ना घर में, बागपत और मेरठ वहां पे जो साज सज्जा का सामान होता है उसके लिए खूब जाना जाता है। ऐसे ही बाराबंकी में आपको काफी सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाथों से हथकरघा जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे, फैब्रिक बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ये उसी के लिए दिया गया है। ऐसे ही कल्पी एक सिटी है, उसी के नाम पे ये दिया गया है, हैंडमेड वहां पर जो पेपर बनता है उसके लिए। कागज या फिर पेपर शीट्स, कल्पी कालपी या कह लो, कल्पी या कालपी वहां पे जो बनता है। एक लोकल ट्रेड वहां पे खूब ज्यादा किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ महोबा में गौरा पत्थर हस्तशिल्प, उसके लिए भी ये टैक्स दिए गए हैं। तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। मेनपुरी की तरकाशी, अब ये जो जितनी भी चीजें हैं, तारकशी जो होता है, तरकाशी या फिर तारकशी पढ़ेंगे इसको हम, तो उसमें क्या होता है ना, जिसमें ये तारकशी कैसी कला होती है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का इनिशिएटिव चल रहा है वहां पे भी मिल जाएगी। तारकशी एक ऐसी कला होती है ना जिसमें हम पीतल, तांबे या चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ के सजाते हैं। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जेवर के जो डब्बे बनते हैं उनके नाम या पट्टिका लिखने में वहां पे सजावट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल दरवाजों के पैनल, संदूक, मेज, फूलदान इन सब में भी किया जाता है। और मेनपुरी में जो ये कला होती है इसका खास तौर पर शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर कारीगरी है जिसके लिए मेनपुरी में जाना जाता है, जो कि जिला है, आगरा मंडल का ही एक भाग है। और साथ ही साथ इसके साथ में आपको फर्रुखाबाद, कन्नौज जिला, इटावा जिला पास में आपको देखने को। ऐसी सांबल में हॉर्न क्राफ्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके ये सारे क्राफ्टिंग की चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आज के लास्ट आर्टिकल पे हम बढ़ते हैं। ये हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से भारत की ऐसी एथलीट है जिनको ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ग्लोबल इंडियन आइकन ये अवार्ड दिया गया है इंडिया और यूके में जो फ्रेंडशिप है उसके, इंग्लैंड में अवार्ड दिया गया है। तो मणिपुरी बॉक्सिंग चैंपियन मेरी कॉम जो है उनको ये अवार्ड दिया। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आप लोगों से सीधा सीधा बन सकता है कि भाई किसको ये अवार्ड दिया गया। नाम आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग जानते हैं मैरी कॉम के बारे में। मैरी कॉम जो है ये सदस्य भी रही है राज्यसभा की, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, उसमें से रही हैं। और ये इकलौती ऐसी वुमेन रही हैं जिन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 6 बार जीता। इनका निक नेम क्या है पूछा जा सकता है। निक नेम है मैग्निफिसेंट मैरी। ठीक है। इन्होंने समर ओलंपिक्स को जीता है। साथ ही साथ इन्होंने जो है इंडोनेशिया में 51 kg गोल्ड में प्रेसिडेंट कप को भी जीता। तो ये सारे फैक्ट्स इनके बारे में आपको दिमाग में रखने और इस प्रकार से इस पूरे आर्टिकल्स को कंप्लीट करें। तो इस बार की जो हमारी ये वीडियो थी इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर अप किया गया है। बाकी कोशिश कीजिए कि आप डेली करंट अफेयर्स को भी कवर अप करते रहें, आप अगर बहुत सीरियसली तरीके से आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो वीकली है वो भी आप कभी नहीं छोड़ें, वो भी आप हमेशा ही पूरे टाइम पे कंप्लीट करें। और जो आपका मंथली आता है उसको भी आप कंप्लीट करें। तो ये सब बहुत जरूरी है कि जितने भी जिस तरीके की सारी चीजें हैं वो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ भी अगर इसमें से छूटेगा तो अपने को ही नुकसान होगा। ठीक है भाई। इस तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।